नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सावन के चौथे सोमवार रामनगरी में आज आस्था का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित नागेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। भोर 3 बजे से ही कपाट खोल दिया गया और मंदिर के पट खुलते ही भारी तादाद में यहां पर शिव भक्त पहुंचे और सरयू स्नान करने के बाद सावन के चौथे सोमवार के मौके पर उन्होंने नागेश्वर नाथ में जलाभिषेक किया। आज मठ मंदिरों में भी व्यापक व्यवस्थाएं की गई थी। अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने ही मास्टर प्लान बना रखा था। छोटी छोटी टुकड़ी में श्रद्धालुओं को आज मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा था, गर्भगृह की क्षमता के अनुरूप। प्रदेश में आज बरसात का माहौल था। अयोध्या में भी आज रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन श्रद्धालुओं की इच्छा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अयोध्या की बदली तस्वीर को लेकर के शिव भक्त उत्साहित आज दिखते। हनुमानगढ़ी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर हनुमंत लड़ा का दर्शन पूजन किया। स्टंट फार्मर प्रेसिडेंट MS बिट्टा आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने बांग्लादेश के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए देश में हो रहे घुसपैठ पर नाराजगी जताई। श्री बिट्टा ने कहा कि देश को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों का अपमान हो रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हों और बांग्लादेश में ऐसे हालात हैं कि हिंदुओं को मारकर उल्टा लटकाया जा रहा है। वोट बैंक के लिए राजनीतिक पार्टियां देश को धर्मशाला बनाने पर तुली हैं। देश को धर्मशाला नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने की घुसपैठ जो हो रही है वो पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो या फिर श्रीलंका किसी भी रास्ते से हो, लेकिन भारत को धर्मशाला नहीं बनने दिया जाएगा। अयोध्या आने का क्या उद्देश्य है? हमारा हमेशा यही मकसद होता है, हमारी भारत माँ सुरक्षित रहे, हमारे जवान सुरक्षित रहें, हमारा राष्ट्र मजबूत रहे। आज बांग्लादेश के अंदर जो हमारे भाई बहनों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मंदिरों का अपमान हो रहा है, वो सब सुरक्षित रहें, कोई आफत ना आए, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, इसलिए मैं आया। बांग्लादेश में लगातार हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पर हमला हो रहा है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? देखो, हिंदू धर्म के मंदिरों के ऊपर हमले, हिंदू भाइयों के ऊपर हमले, मार करके उल्टा लटकाया जा रहा है और बांग्लादेश से इधर फिर धर्मशाला की तरह लोग आने शुरू हो गए कि इस मुल्क को धर्मशाला बना दे। धर्मशाला बनेगी तो वोट बैंक पक्का होगा, वोट बैंक पक्का होगा तो सत्ता आएगी, चाहे बांग्लादेश का घुस जाए या पाकिस्तान का घुस जाए, नेपाल का घुस जाए, श्रीलंका का घुस जाए, भारत माँ को तो हम धर्मशाला बनाएंगे। धर्मशाला किसी सूरत में नहीं बनने देंगे भारत को। सवाल सबसे बड़ा ये है, अगर हिंदू धर्म के मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, अरे 110 करोड़ लोगों का देश है ये, दुनिया में बसे हुए अलग 32,000 करोड़ देवी देवताओं का देश, वो बांग्लादेश में अपमानित हो तो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों से कोई आवाज़ ही ना उठे। आवाज़ उठे तो आवाज़ ये उठे कि हम बांग्लादेश में जो हुआ PM हाउस में घुस गए, हम यहाँ भी PM हाउस में घुस जाएंगे। ये तो आतंकवादियों से खतरनाक है। ये तो खालिस्तानियों को नहीं हमने घुसने दिया, वो लाल किला तक पहुँचे। ये तो आतंकवादी नहीं काम करते जो इन्होंने करना शुरू कर दिया। एक आया था अफजल, पार्लियामेंट के अंदर घुसा था और पूरा दुनिया हिला दी थी। उसके बाद आया किसान आंदोलन, लाल किला के ऊपर चढ़ गए। अब इनकी पॉलिटिशियन, संविधान की शपथ लेने वाले, भारत माँ की शपथ लेने वाले, 2 बार मंत्री रह चुके, राजनीतिक कैरियर पुराना, और ये कहें अपनी कुर्सी सत्ता की भूख को पूरा करने के लिए भारत माँ अलग, राम जी अलग, धर्म अलग, हिंदू धर्म अलग, भारतीय अलग, हम तो PM हाउस में घुसेंगे। एवं सेवा योजन राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने आज सर्किट हाउस में अयोध्या मंडल की विभागीय समीक्षा बैठक की। अटल आवासीय विद्यालय की प्रगति की उन्हें समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालय CM योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से गरीब मजदूर के बच्चों को शिक्षित बनाकर उनको रोजगार परक शिक्षा देकर उनका उत्थान सरकार करना चाहती है। मजदूर की इनकम बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है। अभी तक प्रदेश के 18 मंडलों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय थे।
अब जनपद स्तर पर भी अटल आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। मजदूरों के बच्चों की शिक्षा पर सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अभी भी 12,000 करोड़ रुपए इस मद के लिए जमा है। अब तक केवल 27,000 मजदूर रजिस्टर्ड थे। इस समय 1,68,00,000 मजदूर पंजीकृत किए जा चुके हैं। बार हो रही है। मंत्री जी आज बैठक हुई, बैठक में आपने समीक्षा किया, हर विभागों का आपने किया, क्या निकल के आया? सवाल पूछे थे यार, देखिए, आज मंडलीय समीक्षा बैठक थी। आदरणीय योगी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है अटल आवास। अटल आवास के माध्यम से हम गरीब मजदूरों को शिक्षित बनाकर उनको रोजगार परक शिक्षा देके उनका उत्थान करना चाहते हैं, उनको प्रोग्रेस उनकी करना चाहते हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़े। क्योंकि जब मजदूर की इनकम बढ़ेगी तो प्रदेश की हालत और अच्छी होगी। तो भारत में अभी तक किसी ने ये नहीं सोचा, और हम लोगों ने ये विद्यालय अटल आवास 18 मंडल पर 18 अटल आवास विद्यालय बनाए हैं। उनको रोजगार परक शिक्षा देके और उनको कहीं भी अगर पढ़ना है तो हमारे ही सरकार के माध्यम सेस के पैसे से मैंने 10,000 करोड़ रुपये आदरणीय योगी जी ने खर्च कर दिया है इसी व्यवस्था में, और हमारे पास 12,000 करोड़ रुपए जमा हैं। जब मैं बना था 2018 में केवल 800 करोड़ रुपया था। 27 लाख मजदूर केवल रजिस्टर्ड थे, आज 1,68,00,000 मजदूर रजिस्टर्ड हैं। तो हमने मजदूरों के उत्थान के लिए कार्य किया। जैसे कोरोना काल में हमने 1,000 प्रत्येक मजदूर के हिसाब से उनके घर पे RTGS किया था। व्यापार अधिकार मंच के संयोजक भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने आज कहा कि भारत राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास एवं संस्कृति को भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन कर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण और सुरक्षा देकर शरणागत की भारतीय भावना को नया आयाम देने का कार्य किया है, जो कि प्रशंसा योग्य है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं एवं अल्पसंख्यकों की हो रही हत्या, लूटपाट, महिलाओं के साथ दुराचार और पूजा स्थलों और घर प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़, आगजनी पर रोक और पुनर्स्थापित करने में भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सक्षम भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया कि प्रदेश में छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों के जिला पंचायत विभाग के द्वारा आर्थिक व मानसिक उत्पीड़न का प्रमुख काला कानून संपत्ति एवं विभव कर यानी CP टैक्स, जिसके 17,000 वार्षिक आय वाला व्यापारी काले कानून के परिधि में, जबकि सरकार के द्वारा 9,000 रुपया मासिक मजदूरी तय। क्या कहा सुशील जायसवाल ने, सुनिए आप। देखिए, हम लोग की हमारे जो लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी हम लोग भूर प्रशंसा करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने शरणागत बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ शरण देने का काम किया। तो जो यहाँ की मूल संस्कृति है उसको बढ़ाने का काम किया, बढ़ाने का कार्य किया। और हम लोगों की प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से ये मांग है कि जिस तरीके से वहाँ पे धर्म, जाति और को देखते हुए जिस तरीके से हिंदुओं के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में घटनाएं घट रही हैं, उसमें अपने प्रभाव और व्यक्तित्व को दिखलाते हुए, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि उनके हस्तक्षेप से उन लोगों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होगी, और जो दुर्घटना हो रही है, की जा रही है, उस पर रोक लगने का काम होगा, उनको पुनः स्थापित करने का कार्य होगा। उनकी सुरक्षा का कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले समय में हम लोगों को दिखलाई पड़ेगा, ये हम लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में संपत्ति एवं वैभव कर के नाम पर लगातार व्यापारियों का उत्पीड़न होता पिछले कई दशकों से होता आया है, जिसमें लगातार हम लोग विरोध के माध्यम से उसको रुकवाने का काम करते आए हैं। लेकिन इस बार पुनः, जैसा कि हम लोग पूर्व में भी कह चुके हैं कि जब भी चुनाव आता है तो जानबूझकर अधिकारी कर्मचारी या तो सड़कों पे किनारे जो है लाल टिक लगाकर और उसको जो है गिराने के लिए बताने का काम करते हैं कि आपके चौड़ीकरण में हो रहा है, या कहीं न कहीं जो है वो नोटिसों के माध्यम से सारे विभाग के लोग कहीं न कहीं नोटिस जारी करने लगते हैं, व्यापारी को उत्पीड़न शुरू करने लगते हैं, उसी समय अतिक्रमण हटाने लगते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि संपत्ति एवं वैभव कर में RC
जारी हो गई, मिल्कीपुर उपचुनाव होना है, उसके बावजूद वहाँ पे आरसी जारी करने का काम जो है जिला पंचायत विभाग ने किया, नोटिस जारी करने का काम किया, व्यापारियों को गाड़ियों में बैठाल कर उनको तहसील में बंद करने का प्रयास करने का कार्य किया गया। हमारी मांग है कि ये जो 17,000 से ऊपर वार्षिक आय वालों के ऊपर छोटे छोटे ग्रामीण व्यापारियों के, जो कि वो टैक्स भी देते हैं, लाइसेंस भी लेते हैं, जीएसटी में भी हैं बहुत सारे, उसके ऊपर जानबूझकर उनको 17,000 के ऊपर वार्षिक आय, जबकि 8,500 9,000 तो मिनिमम मजदूरी तय है, और वहीं पे 17,000 से ऊपर आप व्यापारियों को उत्पीड़न के लिए जो है उनका घर बैठे हुए आप संपत्ति वैभव करके आकलन करके भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी उनसे वसूली करने का काम करते हैं। ये बंद होना चाहिए और ये मौका है कि मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से, जबकि इसमें लाभ जिला पंचायत विभाग को नहीं है, मुश्किल से 15-20 लाख रुपए से ज़्यादा वार्षिक की इनकमिंग नहीं, इनको लाभ नहीं होता होगा, लेकिन ये चूंकि शोषण का आर्थिक जो लाभ का इनका कर्मचारियों का एक स्रोत है, इसलिए उसमें कोई ना कोई जो है लगाकर और इसको जो है दिशा भ्रमित करने का काम करते हैं सरकारों को। पूर्व में भी सरकारों ने यहाँ से जो जिला पंचायत विभाग से मांग किया कि इस पे क्या उनका जो है नोटिस, लेकिन नोटिस जो वो नोटिंग कर देते हैं वो गलत जो करके बोर्ड में पास कर देते हैं, जिसकी वजह से उत्पीड़न लगातार जारी है। हमारी मांग है कि इस काले कानून को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, समाप्त किया जाए और इसको खत्म किया जाए। बीकापुर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा संचालित अनिश्चितकालीन धरने के 22वें दिन किसान महापंचायत की गई। भारी बारिश होने के बाद भी बड़ी संख्या में किसान पंचायत में शामिल होने के लिए किसान पहुंचे। समस्या समाधान करने के लिए किसी अधिकारी के न आने पर भारतीय किसान महापंचायत के कार्यकर्ता उठकर के तहसीलदार के चैम्बर के सामने चले गए। तहसीलदार और एसडीएम इस बीच में कार्यालय छोड़कर चले गए। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और किसान राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी आवास होते हुए क्षेत्राधिकारी पुलिस कोतवाली के समक्ष प्रदर्शन करते हुए साधन सहकारी समिति पहुंचे और फिर वापस आकर के महापंचायत शुरू कर दी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि जब तक एक एक समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आज के आंदोलन में जिलाध्यक्ष राम गणेश मौर्य, भागीरथी वर्मा, शंकर पाल पांडे, रविशंकर पांडे आदि मौजूद थे। जिले के मवई थाना क्षेत्र में हुई वीरजन सिंह हत्याकांड के सभी आरोपियों को जिला जज द्वारा आरोप मुक्त करते हुए बरी कर दिया गया। बता दें कि 2019 में वीरजन सिंह की हत्या के बाद 100 को रखकर प्रदर्शन किया गया था। आरोपियों के अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि 2019 में वीरजन सिंह की हत्या में 4 नामजद और 2 अज्ञात व्यक्तियों के नाम मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले में वासुदेव, शिव प्रसाद, द्वारिका प्रसाद तथा उमेश को नामजद किया गया था तथा तेज तिवारी तथा प्रवीण को बाद में शामिल किया गया था। उन्होंने बताया कि हत्या के समय वह साथ में जा रहा था और न्यायालय में यह साबित नहीं हो पाया कि वह साथ में ही था। 2019 का वीरजन सिंह हत्याकांड था। उसकी हत्या में 6 लोग मुलजिम नामजद हुए थे, 4 लोग नामजद हुए थे, 2 लोग अज्ञात में हुए थे। वही आज कोर्ट ने इनको सारे लोगों को बरी कर दिया है। इसके हम तीन लोग के मुलजिम के वकील थे, वासुदेव, शिव प्रसाद और द्वारिका। एक तरफ के भैया थे उमेश के वकील साहब यही थे, रामकिशोर यादव जी। कोर्ट ने पूरे लोगों को बरी कर दिया है। इससे ट्रायल चल रहा है इसका। क्या मामला नहीं हो पाया, वादी मुकदमा बताया था कि हम साथ जा रहे थे। ये PW1 प्रूफ नहीं हो पाया कि वो साथ में था, घटना किसी ने नहीं देखी थी। दुश्मनी के चक्कर में इन लोग को नामजद कर दिया गया था। क्या नाम आपका? सिद्धार्थ श्रीवास्तव एडवोकेट।